जल्द ही यूसीसी पर सरकार जो है वो आगे बढ़ सकती है। वक्फ बिल के बाद अब यूसीसी सरकार का टॉप एजेंडा बन गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। फाइनल ड्राफ्ट पर जल्द ही काम शुरू करने जा रही है सरकार। हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार बहुत गंभीर रही है और उसको लेकर उत्तराखंड में वो इस साल से लागू भी हो चुका है। यूसीसी पर 23वां जो विधि आयोग है वो काम शुरू कर सकता है। वक्फ बिल पर सहयोगियों के समर्थन से बीजेपी का भरोसा बढ़ा है। हम जानते हैं कि वक्फ कानून बनने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है और अब इसके बाद सरकार के एजेंडे में यूसीसी आ गया है और अब फाइनल ड्राफ्ट जो है उस पर जल्द ही सरकार काम शुरू कर सकती है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। 23वां विधि आयोग जो है वो इसको लेकर काम शुरू कर सकता है। तो अब यूसीसी की बारी है। यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल हमने बयान भी सुना था इसे लेकर, जो उन्होंने हरियाणा में दिया था और अब यहाँ पर सरकार के एजेंडे में ये आ चुका है। तो किस तरह से सरकार इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो वक्फ के बाद अब यूसीसी की बारी है। वक्फ कानून पर संसद में सरकार को पूरा समर्थन मिला है। हम जानते हैं कि सरकार के पास नंबर्स थे। यहाँ पर बीजेडी जैसी जो पार्टियां हैं वो भी यहाँ पर सामने आ गई। संसद में वक्फ बिल पास करवाने में बिल्कुल भी मुश्किलें सरकार को नहीं आई हैं। यहाँ पर बहस हुई और उसके बाद सरकार के हिसाब से बिल जो है दोनों सदनों में आसानी से पास हो गया। अकेले दम पर बहुमत ना होने से बीजेपी संभल कर चल रही है, यहाँ पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है क्योंकि खुद सरकार के पास बहुमत नहीं है। मजबूत स्टैंड लेने के लिए जेडीयू और टीडीपी पर निर्भरता सरकार की बनी हुई है। हम जानते हैं वो सरकार में सहयोगी हैं। वक्फ पर जेडीयू टीडीपी समेत बाकी सहयोगी भी जो थे वो एकजुट नजर आए, जिसने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई इस बिल को पास करवाने में। सरकार को वाईएसआर कांग्रेस जो है वो और बीजेडी जैसी जो पार्टियां हैं उनका भी समर्थन मिला है। यहाँ पर बीजेडी है ये वैसा समर्थन मिला है और संसद में जो मजबूत अंक गणित है उसे देखकर बीजेपी का भरोसा जो है वो यहाँ पर बढ़ गया है। हौसले बुलंद हो गए और अब यूसीसी जैसा जो कोर एजेंडा है सरकार का उसको लेकर सरकार अब आगे बढ़ सकती है। ये बात यहाँ पर साफ तौर पर सरकार के एजेंडे में नजर आ रही है और जिस तरह से सरकार की तरफ से कल प्रधानमंत्री की तरफ से जो बयान दिया उससे और तस्वीर कहीं ना कहीं साफ हो रही है, इशारा मिल रहा है। तो जल्द फाइनल हो जाएगी यूसीसी की जो रूपरेखा है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सामने आई है। 23वां जो विधि आयोग है वो यूसीसी का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेगा, ये खबर सामने आई है। 22वें विधि आयोग ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया था और इस पर अब जो आगे का काम होगा वो 23वां विधि आयोग करने जा रहा है। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जो रायशुमारी के लिए सार्वजनिक किया गया था इसे और उसके बाद अब रायशुमारी का काम जो है वो आगे बढ़ा। आयोग को करीब 1 करोड़ लोगों की राय यहाँ पर हासिल हुई थी, राय उनकी मिली थी। रिटायर्ड जस्टिस ऋतुराज अवस्थी आयोग के अध्यक्ष थे। जो 22वां विधि आयोग था उसके वो अध्यक्ष थे और 22वें विधि आयोग ने करीब 30 संगठनों में से बातचीत की थी इस पूरे मामले को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। आयोग का जो कार्यकाल था वो खत्म होने से फाइनल ड्राफ्ट का काम जो है वो रुक गया क्योंकि आयोग जो है उनकी एक टेन्योर होता है, उनका एक कार्यकाल होता है, वो रुक गया। यहाँ पर अब यूसीसी पर 23वां विधि आयोग जो है वो फिर से सक्रिय किया जा सकता है और उसके सक्रिय होने के बाद इसका रास्ता जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अब 7 महीने बाद नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का फैसला यहाँ पर लिया गया है और रिटायर्ड जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जो हैं वो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष होंगे। ये यहाँ पर तस्वीर साफ हो गई है। साथ ही वकील हितेश जैन और प्रोफेसर डीपी वर्मा जो हैं वो पूर्णकालिक इसके सदस्य होंगे, जो 23वां विधि आयोग है उसके। और उसके बाद इसी हफ्ते नई नियुक्तियों की अधिसूचना जो है वो भी जारी हो सकती है। तो जिस तरह से विधि आयोग का काम तेजी से बढ़ रहा है उससे ये बात भी साफ होती जा रही है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अधिसूचना जो जारी हो सकती है इसी हफ्ते नियुक्तियों को लेकर। 23वें विधि आयोग जो है उसके अध्यक्ष जो होंगे वो दिनेश माहेश्वरी होगी। तो यहाँ पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। आर.के. सिंह हैं हमारे साथ, वरिष्ठ वकील हैं, और रामकृपाल सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा भी मौजूद हैं। तो आप सबके पास में आऊँ उससे पहले यहाँ पर सबसे पहले ये आपको हम सुनवाने जा रहे हैं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के हिसार में यूसीसी को लेकर क्या कुछ कहा था। संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं कहता हूं सेक्युलर सिविल कोड। लेकिन कांग्रेस ने
इसे कभी लागू नहीं किया। उत्तराखंड में भाजपा सरकार आने के बाद सेक्युलर सिविल कोड, समान नागरिकता संहिता ये लागू हुई, डंकी की चोट पर लागू हुई। और देश का दुर्भाग्य देखिए, संविधान को जेब में लेकर के बैठे हुए लोग, संविधान पर बैठ गए हुए लोग, ये कांग्रेस के लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने यहां पर सुना। अब एक बार ये भी इस पर भी नजर डाल लेते हैं कि आखिर यूसीसी का ड्राफ्ट जो है वो किस तरह से यहां पर बना था। 4 खंड, 749 पन्ने, 70 से ज्यादा पब्लिक मीटिंग्स जो हैं वो यहां पर की गई हैं। और हम जानते हैं कि जो 22वां विधि आयोग है उसने इस पर काम शुरू कर दिया था। 2,33,000 ऑनलाइन फीडबैक जो है वो भी इसे लेकर मिला था। 60,000 लोगों से सीधी बातचीत इस मामले में की गई थी। तो अपने आप पे ये आंकड़े जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और इसी की तर्ज पर आगे जो है वो सरकार बढ़ेगी 23वें विधि आयोग के साथ। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जो हैं वो जुड़े हुए हैं। रामकृपाल जी, अगर सबसे पहले मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूँ, हम जानते हैं कि वक्फ बिल पास होने के बाद दोनों सदनों में सरकार के हौसले बुलंद है और अब उन्हें लगता है कि जिस तरह से साथ मिल गया था वाईएसआर का, बीजेडी का, उस तरह के दल अगर साथ आ जाएं तो यूसीसी पर भी रास्ता साफ हो जाएगा और इसीलिए अब उनके टॉप एजेंडे में है ये। निश्चित रूप से देखिए, कल प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से ये मुद्दा उठाया और इस पर एक तरह से उन्होंने संकेत दिया, तो यूसीसी का मुद्दा जो है, मैं मानता हूं ये भी एक टिकलिस मुद्दा है, लेकिन वक्फ के तुलना में मैं फिर भी कहता हूं कि यूसीसी पर सहमति जुटाना वक्फ पर सहमति जुटाने से आसान है, उतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि देखिए, संविधान निर्माताओं के भी कोड एजेंडे में था कि समय के साथ सिविल कोड लाना पड़ेगा, समान नागरिक संहिता। और कई बार कई जजमेंट में अदालतों ने इसके लिए सरकार को सलाह भी दी। और ये मुद्दा जो है ये हमारे राज्य के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी पहले से है। तो एक तो ये है कि ये संविधान और अदालतों ने ऑलरेडी बहुत बार कहा है कि ऐसा होना चाहिए। तो एक तो सरकार के सामने कोई ये दिक्कत नहीं है कि अदालतों में इसके लिए कोई दिक्कत पड़ेगी। दूसरी बात कि करीब करीब एक प्रयोग भाजपा सरकार ने कर लिया है, उत्तराखंड में इसे लागू कर दिया है। तो ये भी देखा है कि इसको लेकर के कोई बहुत हल्ला गुल्ला नहीं है। जो इसमें थोड़े बहुत है, अब जब डिटेल सामने आएगा पता चलेगा, वो ट्राइबल्स को लेकर के जो उनके अपने निजी वो है उसमें, लेकिन उसमें भी शायद संतुलन बैठाने की कोशिश की गई है। लेकिन ये समय का तो तकाजा है, ये इसको कोई अब रोक नहीं सकता, चाहे जो भी पार्टी आए, देर सवेर ये इम्प्लीमेंट होगा। तो बीजेपी सरकार को ये लगा कि अगर वक्फ जैसा विवादास्पद बिल अगर हमारी सरकार पास कर सकती है, तो इसके लिए भी मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट एजेंडे में मोदी जी की यही है। और बहुत जल्दी सामने, जैसा आप डिटेल बता चुकी हैं कि कैसे कैसे इसमें इतनी सारी ऑलरेडी सारी बैठकें हो चुकी हैं, राय शुमारी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। अब केवल जो छोटे मोटे पॉलिटिकल पार्टीज के जो डिफरेंसेस हैं, जैसे वक्फ बिल में बहुत सारे लोगों ने, इनके एलाइज ने भी बहुत सारी चीजें संशोधन कहे थे, उसको मान लिया था। तो इसमें भी कुल मिलाकर के बहुत सारे संशोधन मान लिए जाएंगे। दूसरी बात यह है कि इसके लिए राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं। जैसे उत्तराखंड में लागू हुआ, वैसे बीजेपी शासित राज्य अगर नहीं भी केंद्र आता है तो वहां से शुरुआत हो सकती है। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा कदम है, जरूरी है। और जैसा कि मोदी जी ने एक शब्द दिया है कि सेकुलर नागरिक संहिता, तो उन्होंने तो बिल्कुल साफ कर दिया है कि इसमें कोई डर की बात नहीं है। ये जो शब्द कहा उन्होंने जी, सेकुलर सिविल, बिल्कुल। अखिलेश जी, यहाँ पर आपके पास अगर मैं आना चाहूँ, किस तरह से अब जो हम देख रहे हैं, जो बात रामकृपाल जी कह रहे हैं कि अब तो आपको समर्थन मिल रहा है और अगर कुछ संशोधन सहयोगियों के होते हैं या जो समर्थन करना चाह रही हैं पार्टियां बाहर से, अगर उनके कुछ संशोधन होते हैं तो वो मान लिए जाएं, उसके बाद पास कराने का रास्ता आना आसान हो जाएगा। लेकिन तकनीकी रूप से क्या अड़चनें आपको यहाँ पर कोई नजर आती हैं?
लंबा रास्ता तय करना होगा। समस्या ये थी कि विधि आयोग इससे पहले एक बार ये कह चुका था कि समान नागरिक संहिता पर सबसे बात होनी चाहिए, आम राय बननी चाहिए। उसके बाद फिर ये परिस्थितियां बदली जब पिछली बार जो पिछला विधि आयोग था 22वां, उसमें उसने ड्राफ्ट इस पर जो है तैयार किया था और इसके लिए तमाम जो स्टेक होल्डर्स उनसे लंबी चौड़ी चर्चा भी की गई थी। करीब 1 करोड़ सुझाव भी विधि आयोग को मिले थे। और दिलचस्प बात यह कि जो 23वां विधि आयोग जो कि सितंबर में बनाया गया था, उसकी अधिसूचना के वक्त ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कह दिया गया था कि यूसीसी के ऊपर भी ड्राफ्ट बनाया जाएगा। तो यानी जो नया विधि आयोग बना है, जिसका गठन हुआ है 7 महीने पहले, उसका ये काम दिया गया है, उसको स्पेसिफिकली ये टास्क दिया गया है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 7 महीने से इस पर नियुक्ति नहीं हुई थी। अब जाकर के माना जा रहा है कि इस सप्ताह नियुक्ति हो सकती है और उसके बाद इस पर काम आगे बढ़ेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है अदिति कि जो सरकार की सोच है वो ये है कि बजाय इसके कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करें, उसके बजाय राज्य दर राज्य इस पर बढ़ा जाए। जैसे कि उत्तराखंड में सरकार ने लागू कर दिया है, इसी तरह से जो अन्य बीजेपी शासित राज्य हैं जैसे कि गुजरात है, मध्य प्रदेश है, इनमें भी यूसीसी के लिए समितियां बना दी गई हैं और वहां पर भी इस पर काम शुरू हो गया है। तो उत्तराखंड के बाद जो अन्य राज्य वहां पर इस तरह से इसको लागू किया जाएगा। जहां तक राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून बनाने की बात है, ये बात जरूर है कि सहयोगी दलों की जो राय है इसमें वो आड़े आ सकती है, लेकिन वक्फ पर हमने देखा कि समर्थन मिला सरकार को। और उसी तरह से अब जब एआईडीएम के साथ आ गया है तो राज्यसभा में भी सरकार का बहुमत अब हो गया है, तो ऐसे में उन्हें दिक्कत उस तरह से नहीं आएगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो आदिवासियों का मुद्दा है उसे लेकर के भी सरकार को संवेदनशील तरीके से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि उत्तराखंड में आदिवासियों को इससे अलग रखा गया है और यही कोशिश होगी पूरे देश में भी कि जब समान नागरिक संहिता आए तो उसमें आदिवासियों को इससे अलग रखा जाए। बिल्कुल, आर के सिंह साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। सिंह साहब, यहाँ पर यूसीसी से क्या बदलेगा? अगर इस पर बात करें तो समान संपत्ति का जो अधिकार है उसमें बदलाव होगा, मौत के बाद जो संपत्ति होगी उसके अधिकार के बारे में यहाँ पर बात की गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो समान कारण पर ही तलाक मिलने की बात यहाँ पर की गई है, जो एक महत्वपूर्ण एंगल है यहाँ पर। तो इस तरह की बातें जब इस पर की गई हैं, अब जब अलग अलग राज्यों में से लागू किया जाएगा तो किस तरह से आप देखते हैं तकनीकी रूप से कहाँ इसमें दिक्कत आती हुई नजर आती है, या फिर यहाँ पर भी आपको लगता है कि दिक्कत नहीं आएगी, वक्फ की तरह रास्ता साफ हो जाएगा? थैंक यू अदिति, आपने बहुत बेहतर तरीके से अपने प्रश्न को उठाया है। एक विक्टर हुगो का कोट है, नोबडी कैन चेंज द आइडिया हुज टाइम हैज कम। तो इस बात को समझना होगा कि जो यूसीसी है, क्या ये मसला पहली बार मुल्क में आया? संविधान निर्माताओं के पास था नहीं, ये ऑलरेडी हमारे संविधान निर्माताओं के पास ये मसला था। जब 1948 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पे डिबेट हो रही थी तो बहुत बड़े लेवल पे इस पे बहस हुई थी। लेकिन वो दौर ऐसा था कि उस समय पार्टीशन था, ब्लड बाथ हुआ था और पर्सनल इम्यूनिटीज बहुत बढ़ गई थी। तो उस दौर के संविधान निर्माताओं ने बोला कि अभी ये फौरी तौर पे यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना फिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आप मुझे परमिट करें तो मैं अंबेडकर का एक कोट बोलूंगा, जिसमें अंबेडकर ने बहुत क्लियर वे में भविष्य में यूसीसी का फ्रेम क्या होगा उसको उन्होंने बिल्कुल जाहिर कर दिया था। कैन आई कोट दैट? जी बिल्कुल, अगर आप मुझे परमिट करें तो। देखिए, अंबेडकर कह रहे हैं कि इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी टू कंसीव दैट द पर्सनल लॉ shall be excluded from the jurisdiction of the state. We have this liberty in order to reform our social system, which is so full of inequalities, so full of discrimination and other things which conflict our fundamental rights. और आगे अंबेडकर कहते हैं कि ऐसे समाज में जहां पे इतनी इनइक्वालिटीज हैं, वैसे समाज में ये कह देना कि स्टेट के पास पावर नहीं है इस इनइक्वालिटीज को पैच करने का, तो ये फार फेचिंग नाइटमेयर होगा और ये आर्टिकल 14 को कंप्लीटली वायलेट करेगा। अब मैं एक दूसरी बात आपको बताता हूं। हमारे संविधान, जब हमारा संविधान बन रहा था तो 15 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमेन ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। आज यूसीसी की जब हम बात करते हैं तो हम यही बात करते हैं कि महिलाओं को इससे सुविधा मिलेगी, उनके हक हुकूक में ना इजाफा होगा और उनको एक समानता का अधिकार मिलेगा। लेकिन हम कभी कभी वर्षों से, पिछले 60-70 सालों में हम भूल जाते हैं कि संविधान सिर्फ पुरुषों ने नहीं बनाया। ये 15 ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल प्ले किया है। एक किताब है अच्युत चेतन जी का, फाउंडिंग मदर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी रिपब्लिक, उसमें इन 15 महिलाओं के बारे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल बताया गया। जैसे राजकुमारी अमृत कौर ने, जब प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के बहस चल रही थी तो राजकुमारी अमृत कौर ने बहुत सलीके से ये कहा था कि वुमेन अक्रॉस द रिलीजन दे फॉर्म द लार्जेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी इन दिस कंट्री, अक्रॉस द रिलीजन, जहां पे टर्म्स पे इनहेरिटेंस हो जाए, मदरहुड राइट्स हो जाए,
प्रेगनेंसी राइट्स हो जाए या जो बिल्कुल। उनके फंडामेंटल राइट्स हो जाए। तो हम लोगों ने बहुत सेलेक्टिवली और बहुत चालाकी से पुरुषों ने इस लार्जेस्ट माइनॉरिटी को बहुत सारे अधिकारों से महरूम रखा है। और इसी का एक तकाजा आया था साहबानो केस, और उसके पहले शारदा एक्ट, अगर रामकृपाल जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनको पता होगा, शारदा एक्ट और हिंदू जो कोर्ट बिल था, उसमें हम अभी तक ये पढ़ते आए हैं कि अंबेडकर और नेहरू ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोल प्ले किया। लेकिन मैं आपको एक बता देता हूँ, ये 15 जो महिलाएं थी ना, इन लोगों ने ग्राउंड प्रिपेयर किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बिल्कुल कि ये शारदा एक्ट आने के लिए। और उसके बाद से उसके बाद से तो बहस चली रही है। और साहबानो केस में इस मुल्क के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक कानूनी अमली जामा पहना दिया जाए, लेकिन वी मिस दैट अपॉर्चुनिटी। तो मेरा अपने जाती तौर पे मानना है कि आर्टिकल 14 को अगर हमको सर्वाइव कराना है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये मांग है, फौरी मांग है, और ये मस्ट होना भी चाहिए। जी बिल्कुल। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर एक नज़र इस बात पर भी डाल लेते हैं कि किन देशों में यूसीसी जो है वो पहले से लागू है। अगर हम बात करें फ्रांस की, 1804 से फ्रांस जो है यहाँ पर यूसीसी लागू किया गया है। अमेरिका की बात करें 1882 से यहाँ पर यूसीसी लागू हो चुका है। जर्मनी की बात करें 1900 से, यानी कि बहुत लंबा वक्त यहाँ पर शताब्दी से भी आगे बढ़ा हुआ दिख रहा है मामला। तुर्की की बात करें 1926 से, थाईलैंड की बात करें 1935 से यहाँ पर लागू है यूसीसी, ट्यूनीशिया में 1956 से, और ये तमाम देश जो हम आपको दिखा रहे हैं, इजराइल में 1977 से, रूस में 1995 से, अजरबैजान में 1999 से। तो ये अलग अलग देशों की आपको हम आंकड़े दिखा रहे हैं। कौन कौन देशों में इस वक्त किस किस देशों में है। किर्गिज़स्तान जो है उसमें है, उज़्बेकिस्तान में है, ब्राज़ील में है, स्विट्ज़रलैंड में है। तो इन तमाम देशों में यूसीसी जो है वो पहले से लागू है। रामकृपाल जी, अगर हम यहाँ पर आपके पास आएँ तो किस तरह से हम ये देख रहे हैं, यहाँ पर बात की जा रही है बैलेंस रखने की, लेकिन जब जमीयत उलेमा हिंद इन मुद्दों पर बात करता है तो उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि ये जो चला आ रहा था, अगर वो प्रक्रिया रहेगी तो जो सामाजिक ताना बाना है वो भी बना रहेगा। ये कहीं ना कहीं हमें हटाने की, हमें किनारा करने की एक कोशिश के तौर पर वो देख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो हमारा धर्म है उसका खुले तौर पर उल्लंघन है। ये देखिए, अगर ये जैसा कि आर के सिंह साहब ने बहुत साफ साफ बता दिया चीजों को, और अभी आपने जो दिखाया है, अब आप सोचिए कि जो चीजें 19वीं सदी में हो गई थी, आज हम 21वीं सदी में उन पर हम चर्चा कर रहे हैं कि हमें करना चाहिए। जिस चीज को संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक सिद्धांत में कहा कि ये राज्य की ड्यूटी है, इसे करना होगा, उसके बाद भी आज हम 75 साल के बाद इस पर अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो मान के चलिए कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए। और मैं एक बात जो भी आर के सिंह साहब ने कहा, याद कीजिए, इसके लिए अदालत ने शाहबानो के केस में 86-87, आज कितना साल हो गया कल्पना कर लीजिए, जो जजमेंट दिया था वो एक तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी महिलाओं के नागरिक हक के लिए बहुत रिवॉल्यूशनरी फैसला था। एक बेवा को 150-200 रुपए देने का ये हुआ था। अगर उस समय अदालत के इस फैसले पर राजनीति नहीं की गई होती, अगर उसको बदला नहीं गया होता, तो जो 2014 के बाद ये सब काम हो रहे हैं, 3 तलाक, तमाम चीजें, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये मामला साहबानो केस से ही शुरुआत थी, लेकिन हम इतना पीछे आ चुके हैं। तो मैं जो अभी एक बात कह रहा था कि देखिए, कुल मिलाकर के एक ये होता है कि राजनीतिक लीगल पोजीशन, एक होता है नैतिक पोजीशन। दोनों में सरकार के सामने इस समय अच्छा समय है। यूसीसी पर देखिए, विरोध तो जब भी आप जानिए, आज से नहीं, राजा राम मोहन राय ने जब शुरू किया सती प्रथा का, तब भी विरोध हुई थी कि सामाजिक ताना बाना खत्म हो जाए। जब भी कोई प्रगतिशील कदम उठाया जाएगा समाज में उसका विरोध होगा ही, और हमेशा से समाज तभी आगे बढ़ा है जब विरोध सहने की ताकत रखते हुए जो लोग आगे गए। तो मेरा तो यह मानना है कि बहुत सही समय है। तमाम तरह के विरोध हर कानून के खिलाफ आता है। आपने देखा होगा, कोई भी कानून बना उसके खिलाफ हमेशा आंदोलन हुआ हो, तो वो होते रहना चाहिए। ये भी है, समाज में बहस हो, सब कुछ हो, लेकिन जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि यूसीसी आज के समाज की आज की नहीं, बहुत बड़ी जरूरत है। और अगर यही काम पहले हो गया होता तो सन 86 में जो गड़बड़ी हुई, जिसके बदला गया, उसके बाद उसका चेन रिएक्शन जो अभी तक हम भोग रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं उसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे रामकृपाल जी,
कि यूसीसी से आखिर क्या क्या बदलेगा, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो किस तरह के बदलाव जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगर हम विवाह की बात करें, हिंदू, मुसलमान, ईसाइयों के अलग अलग नियम जो हैं वो रद्द हो जाएंगे यहाँ पर। इसके अलावा एक जो बड़ा बदलाव होगा, एक से ज़्यादा शादी करने पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी यूसीसी लागू होने के बाद। तलाक के अगर मसले की बात करें तो पति और पत्नी को तलाक के समान अधिकार यहाँ पर दिए जाएंगे कि उन्हें समान कारण जो होंगे वो दिए जाएंगे, तब जाके उन्हें तलाक दिया जाएगा। उत्तराधिकार की बात हो तो बेटे और बेटी को बराबर अधिकार यहाँ पर मिलेंगे। इसके साथ ही बच्चा गोद लेने का जो मामला होगा उसमें मुस्लिम महिलाओं को बच्चे गोद लेने का अधिकार अब मिल जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसके लागू होने के बाद। अखिलेश जी, अगर यहाँ पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो जो संपत्ति का जो मामला आ रहा है उसमें बहुत पेचीदा होते हैं। हम देखते हैं कि कई बार विल्स नहीं लिखी होती है, कई बार आपस में ही परिवार में इतने झगड़े हो जाते हैं। ऐसे में इस तरह के मामलों के लिए जब यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो क्या और मुश्किलें हो जाएंगी या किस तरह से इन मामलों को निपटाया जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। क्योंकि मुझे लगता है कि बल्कि आसान हो जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में जो कानून बनाया गया है वो एक तरह का मॉडल लॉ है। और आपको यहाँ पर ये नहीं भूलना होगा कि जब ये कानून बना है तो उसकी जो समिति थी उसकी कई बैठकें हुई हैं और उनकी मंत्रणा यहाँ पर केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ भी हुई, वरिष्ठ मंत्रियों के साथ भी हुई, खुद गृह मंत्री अमित शाह के साथ समिति की कई बैठकें हुई। तो यानी केंद्र पूरी समय इस पर नजर रखे हुए था कि जो उत्तराखंड का कानून बनने जा रहा है ये एक तरह का मॉडल लॉ होगा। इस बात का भी इंतजार किया जा रहा था कि क्या इसको अदालत में चुनौती दी जाएगी, तो अगर इस पर चुनौती दी जाती है तो इसमें अदालत क्या रुख लेगी, ये भी आगे का रास्ता समान नागरिक संहिता को लेकर स्पष्ट करेगा। जहां तक आपने अधिकारों की बात की, चाहे संपत्ति की बात हो या पारिवारिक झगड़ों की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के अदालतों की ओर से ही बार बार ये कहा गया है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। आपको याद होगा कि एक बार नहीं बल्कि कई बार खुद सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में उनके पास जो कामकाज का बोझ है वो लगातार बढ़ता है, मुकदमेबाजी ज्यादा होती है। और अगर समान नागरिक संहिता होती, जैसा कि शुरू में ही कल्पना की गई थी नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत, तो शायद इतनी ज्यादा मुकदमेबाजी से बचा जा सकता था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी बार बार इस बात को कहता है। तो चाहे संपत्ति का झगड़ा हो, चाहे महिलाओं के अधिकारों का सवाल हो, इन सबके मामले आसान हो जाएंगे, ये सोच के साथ ही आगे बढ़ा जा रहा है। और इसलिए उत्तराखंड का जो कानून बनाया गया है उसमें इन सब बातों का समावेश किया गया है। जी, आर.के. सिंह साहब, यहाँ पर पति पत्नी को तलाक तभी मिलेगा जब यूसीसी लागू हो जाएगा, जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे होंगे। केवल एक पक्ष के कारण देने पर तलाक नहीं मिल सकेगा। ये सुनने में पेचीदा भी लगता है कि अगर इसे आप थोड़ा समझाएं, और क्योंकि हम जानते हैं कि मुस्लिमों में एक से ज़्यादा शादी करने का प्रचलन है, तो ऐसे में वहाँ पर ये किस तरह से काम करेगा? देखिए, अब मैं आपको एक चीज बहुत स्पष्ट तौर पे आपको बता रहा हूँ। जब ट्रिपल तलाक का मसला आया था तो इस मुल्क में बड़ा जोरदार विरोध हुआ था। उस समय भी इस बात को लिए बहुत चर्चा हुई थी कि हमारा जो फैब्रिक है, जो हमारे पर्सनल लॉ के डोमेन है, उस जुरिसडिक्शन है, उसको इन्फ्लिक्ट किया जा रहा है और हमारे रिलीजन के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। ट्रिपल तलाक के आए हुए अच्छा खासा 2-3-4 साल हो गए। मेरे ख्याल से जो लॉज हैं वो इतने हार्मोनियस हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट का कहीं कोई सुगबुगाहट भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब तक मर्दों के हाथ में महिलाओं के अधिकारों की तर्जुमानी रहेगी तब तक इस टाइप की विरोध होते रहेगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जेंडर न्यूट्रल है, वहां पे कहीं भी किसी भी एक पक्षीय बात को सुनने का कोई प्रोविजन नहीं। अब रह गई बात जो 4 शादियों की, तो आप एक थोड़ा सा अपने आप को रोक करके कि देखें कि जब आप 4 शादियों का अधिकार पर्सनल लॉ के बेसिस पे किसी पुरुष को देते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े आधे से ज्यादा जो आबादी का हमारा एक वर्ग है, जिसको हम बार बार कहते हैं लार्जेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप है, उसमें हमारी मुस्लिम बहनें भी हैं, आप उनको किस मेंटल ट्रॉमा से गुजरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो धर्म जो है हार्मनी का एक जरिया होना चाहिए, ना कि एक मेंटल क्रुएलिटी का। तो और ये 4 शादी हो सकता है कि धर्म का एक मसौदा होगा, लेकिन ये मुल्क जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिटी के हिसाब से चलेगा। और आप 4 शादी कर लें, 5 शादी कर लें, इससे आपके इनहेरिटेंस और बाकी जो अडॉप्टेशन लॉज हैं वो कहीं ना कहीं इतने पेचीदा हो जाते हैं कि लॉयर्स और जजेस के लिए अदालतों में इन चीज़ों को सुलझाना बहुत आसान नहीं होता है। तो अदालतों का एक तो इन सब चीज़ों से बहुत कॉस्टली टाइम भी जाया जाता है,
दूसरी बिल्कुल। बात है कि एक पक्ष जो है कहीं ना कहीं हमेशा ही उदासीन रह जाता है, वो एग्रीव्ड रह जाता है। जी, और सुप्रीम ये कोर्ट ने चार क्या शादियों कुछ का- कहा है आरके सिंह साहब, ये भी एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर जो टिप्पणी की गई थी यूसीसी को लेकर, वो यहाँ पर आपको बता दें 1996 में यूसीसी शांतिपूर्ण तरीके से मिलकर रहने का ताकतवर हथियार है, ये सुप्रीम कोर्ट की एक अहम टिप्पणी इस पर आई थी। इसके अलावा 2015 की अगर बात करें तो उसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि असमंजस की स्थिति है, यूसीसी लागू क्यों नहीं किया जा सकता, ये सवाल कोर्ट की तरफ से किया गया था। 2019 में देश में कॉमन सिविल कोड लागू करने की कोशिश नहीं की गई, ये बात भी उठाई। अखिलेश, यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि अब बहुविवाह और हलाला या इस तरह की जो भी रस्में होती रही हैं अब तक, वो तो अब पूरी तरह से यूसीसी अगर लागू हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी सवाल उठाए, तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके यहाँ पर मुख्य बिंदु क्या हैं, क्या दलीलें हैं उनकी? देखिए, विरोध का तो मुख्य बिंदु यही है कि ये पर्सनल लॉ है और इसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये शरीयत के हिसाब से जो नियम बनाए गए हैं, मुस्लिम समाज उन्हीं का पालन करता है। और चूंकि ये लकीर बिल्कुल साफ कर दी गई थी कि क्रिमिनल मामलों में और सिविल मामलों में अलग अलग तरीके से काम होगा, और सिविल लॉ की जहां तक बात है उसमें जो शासन है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। और यही कारण है कि चाहे हिंदू कोड बिल बना हो या दूसरे धर्मों के लिए बना हो, लेकिन मुसलमानों के लिए ये उनको इसमें शामिल नहीं किया गया पर्सनल लॉज मामले में। और यही कारण है कि विरोध किया जा रहा है, और आज से नहीं किया जा रहा, शुरू से किया जा रहा है। वो स्पष्ट तौर पर कहा जाता है उनकी ओर से कि इसमें कोई भी आपको दखल देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो पॉइंट मैंने पहले भी कहा कि खुद अदालतें ये चाहती हैं कि ये जल्द से जल्द लागू किया जाए, ताकि जो पर्सनल मामले आते हैं अदालतों के सामने, वो आने की जो रफ्तार है वो कम हो और अदालतों पे काम का बोझ कम पड़े। और साथ साथ ये भी जरूरी है कि एक ऐसा मुल्क जिसको कि खुद सेक्युलर कहा जाता है, जिसकी संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है, वहां पर भी सबके लिए एक जैसे कानून क्यों ना हो, ये बात है। और इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने कल तो कहा ही कहा, इससे पहले लाल किले से भी वो कह चुके हैं स्वतंत्रता दिवस पर, उन्होंने खुद इसको नाम दिया है समान नागरिक संहिता के बजाय उसको सेकुलर कोड बोलते हैं। और सेकुलर कोड कहने के पीछे उनकी सोच यही है, मंशा यही है कि सारे देश में सबके लिए एक जैसा कानून क्यों ना हो। और इसीलिए उत्तराखंड का जो कानून बनाया गया उसमें जो आपने बात कही है, चाहे वो बहुविवाह हो या फिर अगर तलाक होता है तो उस स्थिति में कितना मुआवजा देना चाहिए, कंपनसेशन देना चाहिए, एलिमिनी देनी चाहिए, ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई हैं। एक बात जरूर है उत्तराखंड के जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आया उसको लेकर के, उसमें जो लिव इन रिलेशनशिप है उसके लिए जो नियम बनाए गए उसका विरोध जरूर किया जा रहा है, उसको चुनौती भी दी जा रही है अदालत में। तो वो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कि शायद आगे चल करके चर्चा और भी हो, लेकिन जहां तक दूसरे मुद्दे हैं उस पर करीब करीब एक राय बनती दिखाई दे रही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े और इस पेचीदा टॉपिक को आपने सरल तरीके से समझाने और उस पर चर्चा करने की जो हमारे साथ कोशिश की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।